हेलो बच्चों, आप सभी का पवन की इतिहास की कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। मैं आपकी पुस्तक पढ़ रहा हूँ जिसका नाम है विश्व इतिहास के कुछ विषय। और आप लोगों का लगातार मुझे ढेर सारा प्यार मिला, उसके लिए आपका धन्यवाद। इसी तरह से मुझे सब्सक्राइब करते रहिए और मैं आप तक वीडियो जो है सबसे पहले जो है पहुँचाता रहूँगा। चलिए बात कर लेते हैं आपके अध्याय नंबर 1। आज ये जो वीडियो मैं आपको भेजने वाला हूँ ये एक तरह से रिवीजन भी है, एक तरह से आपकी अच्छी शुरुआत भी कह सकते हैं कि एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर कंसोलिडेट में करके आपको भेज रहा हूं। कौन से पार्ट इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, केवल उनकी ही चर्चा करने वाले हैं। तो जैसे कि लिखा है कि इस अध्याय की तैयारी कैसे करें पूरे चैप्टर की, और कौन कौन से विषय ज्यादा महत्वपूर्ण है वो बताने की कोशिश मैं यहां पर कर रहा हूं। पूरे अध्याय को एक बार पुनः ध्यान से पढ़ें और जो बिंदु आपको लगता है इंपॉर्टेंट है उनको जरूर चिन्हित करें, और साथ साथ अपने नोट्स भी बनाना जो है वो शुरू करने हैं। अगर आपने पहले ही नोट्स बनाए हैं, पहले जब स्टार्ट हुआ था, तो यदि आपने नोट्स बनाए हैं उनको जरूर खोलिए और उनको पढ़ लीजिए ढंग से, और सबसे इंपॉर्टेंट है उनको याद कर लीजिए। अब बात कर लेते हैं कि इस चैप्टर के जो महत्वपूर्ण विषय हैं वो कौन कौन से, जिनकी चर्चा हम आज करने वाले हैं जल्दी से। एक है मानव प्राणियों की उत्पत्ति, दूसरा है प्रारंभिक समाज जिसमें बात करेंगे भोजन प्राप्त करने के तरीके, आदि मानव का निवास स्थान और हादजा जन समूह, और अंत में तीसरा जो है मानचित्र, जो इसका अलग से वीडियो आपको आ चुका होगा या आने वाला होगा। ये इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, ये आपने जरूर कर लेना है, ठीक है। इसी तरह से बात कर लेते हैं सबसे पहले समय की शुरुआत से। इंपॉर्टेंट है समय की शुरुआत से। समय की शुरुआत से मानव जो है कैसे इस धरा के ऊपर जो है वो अवतरित हुआ, कहाँ पैदा हुआ सर्वप्रथम, उसकी चर्चा करने वाले हैं। और उसका नाम हमने क्या क्या दिया वो जल्दी से चर्चा करेंगे। इस अध्याय में सर्वप्रथम हमने ऐसा समझा जाता है कि कदाचित 56 लाख वर्ष पूर्व, याद रखना 56 लाख वर्ष पूर्व पृथ्वी पर ऐसे प्राणियों का प्रादुर्भाव हुआ जिन्हें हम मानव कहते थे, और इनको जो नाम दिया गया वो दिया गया होमिनिड, जिनको हम मानव कह सकते थे। इससे पहले कैसे था, उसके पीछे पूंछ थी, वो बंदर की तरह था, लेकिन अब ये पूंछ खत्म हो चुकी थी, तो इसलिए होमिनिड कहकर हम इस प्रजाति को कहते हैं 56, इसकी विशेषताओं के आधार पर। तो हम ये कहेंगे कि पहला मानव अगर रहा तो वो होमिनिड था, वो 56 लाख वर्ष पूर्व अस्तित्व में आया। लेकिन अगर हम आज की बात करते हैं कि आज का जो मानव है, जिसमें जो होमोसेम्पियस जो सबसे जो है वो समझदार मानव के तौर पे माना जाता है, तो वो कब अवतरित हुआ, वो 1.60 लाख वर्ष पूर्व जो है वो अवतरित हुआ इस धरती के ऊपर, अफ्रीका में सर्वप्रथम। और इस प्रकार से क्रमिक तौर पर ये विकास जो चलता रहा और आज का मानव जो है वो आपको नजर आता है। क्लियर। तो आधुनिक मानव हुआ 1.60 लाख वर्ष पूर्व, और उसके कहा गया होमोसेम्पियस। अब हम बारी बारी से जो है वो करेंगे। चलिए, मानव का क्रमिक विकास किस प्रकार से हुआ। देखिए, जैसे से आदमी जो है पहले 4 पांव के बल पे ही चलता था, तो उसका जो है मुंह बहुत लंबा था, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण के कारण आपकी बहुत सारी चीजें जो है वो उस तरह से हो गई थी झुकने के कारण। लेकिन जैसे से आदमी खड़ना शुरू हुआ, उसके हाथ पांव में भी परिवर्तन आते ही चले गए, क्योंकि अब उसने निवास स्थान को पेड़ों की जगह जो है गुफाओं को बनाना शुरू किया, तो हाथ जो है वो छोटे होने लगे, जबड़े छोटे होने लगे। तो इस तरह से जो क्रमिक विकास हुआ ये लाखों वर्ष पूर्व का है, एकदम से नहीं हुआ है ना। तो इसके बारे में चर्चा। सबसे पहला जो मानव था उसका नाम था प्राइमेट, याद कीजिए, नाम है प्राइमेट उसको कहा जाता है। और इसमें जो आते थे, देखिए बंदर, पूरी तरह से जो बंदर था, फिर पूंछहीन बंदर, क्रमिक विकास होते हुए क्या आ गया, पूंछहीन बंदर आ गया, जिसे एप्स भी कहा जाता था। पहले मंकी की तरह उसकी पूंछ हुआ करती थी, फिर पूंछहीन हो गया, और फिर वो मानव। यहाँ तक का जो था, जो प्रोसेस था, उसे कहा गया प्राइमेट। और ये कब का था, 360 से लेकर 240 लाख वर्ष पूर्व का जो समय था, उस समय जो मानव था उसको विशेषताओं के आधार पर उसे कहा गया प्राइमेट। उसके जिस्म पर बाल होते थे बड़े, जैसे बंदरों के होते हैं, और उनका जो बच्चा जो है अपेक्षाकृत काफ़ी लंबा समय, 9 महीने से ज़्यादा समय जो है वो जन्म लेने में लेता था। और इन प्राइमेट प्राणियों को जो दांत हुआ करते थे वो काफ़ी बड़े हुआ करते थे, जबड़े काफ़ी बड़े हुआ करते थे। ये विशेषता है प्राइमेट की। दूसरा जो मानव था वो है 240 लाख वर्ष पूर्व के पश्चात का मानव, और उसको नाम दिया गया होमिनॉइड। उसकी विशेषताओं के आधार पर, मैं फिर बार बार कह रहा हूँ, ये हमारे अंगों की विशेषताओं के आधार पर, उसके कार्य करने की क्षमता के आधार पर ही नाम जो है वो दिए गए। तो ये थोड़ा डिफरेंट था किससे, प्राइमेट से। तो होमिनॉइड इसको कहा गया, और ये कब आया, 240 लाख वर्ष पूर्व। ये पूरी तरह से पूंछहीन था, इसमें पूंछ नहीं थी,
मानव एक तरह से हम कह सकते हैं। उसका जो मस्तिष्क था वो छोटा था, इसलिए उसकी समझने की शक्ति बहुत कम थी और 4 पैर के बल पर यह भी चलता था। यह बंदरों से थोड़ा डिफरेंट था, ऐसा नहीं कि बंदर ही था, बंदरों से डिफरेंट था। क्यों? ये इनका जो शरीर होता था बंदरों से भारी होता था और इनके बच्चे जो है विकास धीरे धीरे करते थे। बंदर देखना, जैसे बच्चा जन्म लेता है कुछ समय के बाद ही वो, थोड़े से समय के बाद ही वो उछल कूद करना शुरू कर देता है और हमारे जो बच्चे होते हैं वो धीरे धीरे करके विकास करते हैं। तो ये विशेषता थी होमिनॉइड की। फिर आता है उसके बाद होमिनिड, जिसकी बात हमने की, पहला जो आदमी जो हम बात कर रहे हैं कि होमिनाइड जो था वो इसी का ही एक उपसमूह था। आगे आगे करके जो इसी के समूह थे ये, तो 56 लाख वर्ष पूर्व जो है वो अफ्रीका में इसका उद्भव हुआ होमिनिड का, है ना। और इसके जो जीवांश है वो लेतोली, तंजानिया, आधार, इथोपिया से प्राप्त हुए। यह मानचित्र में करने वाले हैं, इसलिए आपको इसको याद रखना है। इसके वह जो 18 लाख वर्ष से अधिक पुराने नहीं पाए गए हैं। अफ्रीका से बाहर जितने भी जीवांशम हैं वो कम वर्ष पूर्व के हैं, जबकि ये 56 लाख वर्ष पूर्व होमिनिड के अफ्रीका में मिले हैं। इनका जो मस्तिष्क का आकार था वो इनकी अपेक्षा थोड़ा बड़ा था और ये थोड़े से सीधे खड़े होकर चल सकते थे, थोड़ा थोड़ा करके। वे 2 पैरों के बल जो है वो चल सकते थे, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं चल सकते, दौड़ सकते थे ऐसा नहीं था। उनके हाथ विशेष प्रकार के होते थे जिसका इस्तेमाल औजार बनाने के लिए। जब उसने थोड़ा थोड़ा खड़ना शुरू किया तो हाथों का प्रयोग भी उसने दूसरी चीज़ों के लिए करना जो है शुरू किया था, केवल चलने के लिए नहीं। पहले क्या करता था? केवल चलने के लिए। तो होमिनिड आगे अनेक शाखाओं में विभाजित हो गए, अनेक जीन्स में विभाजित हो गए और इन शाखाओं उनको कहा गया जीन्स। और कौन कौन थे? ऑस्ट्रेलोपिथेकस और होमो सबसे महत्वपूर्ण थे। होमिनिड की 2 शाखाएं महत्वपूर्ण थी, ऑस्ट्रेलोपिथेकस और होमो। क्लियर है? तो सबसे पहले ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बारे में पढ़ लेते हैं। ये कैसा मानव था? इसका भाव कई बार पूछा जाता है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस से क्या मतलब है? तो देखिए ये जो शब्द है ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ये 2 पार्ट में विभाजित है। एक है ऑस्ट्रल और दूसरा है पिथिकस। इनको दोनों को मिलाकर बनता है ऑस्ट्रेलोपिथेकस। तो भाई लैटिन भाषा के शब्द के अनुसार ऑस्ट्रल का मतलब हुआ दक्षिणी और ग्रीक भाषा के पिथिकस का भाव हुआ बंदर। तो इसका मतलब क्या? दक्षिणी बंदर कहकर इसको पुकारा जाता। दक्षिण में, अफ्रीका के दक्षिण भागों में इसका जन्म हुआ था, उत्पत्ति हुई थी। क्लियर है? अब लक्षण क्या थे इसके? देखो, होमो की तुलना में इसका कभी भी जब इसका पूछा जाएगा तो होमो की अपेक्षा में ही इसका बात हम करेंगे कि होमो की अपेक्षा इसका जो जबड़ा था वो क्या था? भारी था, बड़े दांत थे। या होमो की अपेक्षा जैसे जैसे मानव जो है ना वो बढ़ता, जैसे जैसे जो है आधुनिक होता गया, उसका दिमाग भी बड़ा होता गया। तो दिमाग बड़ा होना मतलब उसका पहले की अपेक्षा, हम बात करें होमो और ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बीच में तुलना के आधार पर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस का दिमाग छोटा था और होमो का बड़ा था। इसका मतलब सोचने की शक्ति क्या थी? ज़्यादा थी, होमो की और ऑस्ट्रेलोपिथेकस की कम थी। ठीक है? तो इस तरह से हम इसको जो है वो मतलब दोनों को जो है इसी तरह से कंपेयरिंग करेंगे। फिर लगभग 25 लाख वर्ष पूर्व क्या हुआ कि हिमाछद के कारण या हिम युग के कारण बहुत ज़्यादा आइस हो गई भौगोलिक परिस्थितियों के कारण। और इस कारण क्या हुआ? उस अधिक बर्फबारी के कारण जो है या एटमॉस्फेयर जो है आदमी का अनुकूल नहीं रहा तो वो खत्म हो गया। इस प्रकार से माना जाता है कि 13 लाख वर्ष पूर्व जो है ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो है लुप्त हो गया। फिर उसके बाद आता होमो। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, होमो के बारे में बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है। ये जो अस्तित्व में आया 25 लाख वर्ष पूर्व ये अस्तित्व में आ गया था धरती के ऊपर। और ये लातिनी भाषा का शब्द है ये होमो। होमो जो है लातिनी भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है आदमी। क्लियर है? होमो का मतलब होता है आदमी। इसमें पुरुष और स्त्रियां दोनों ही सम्मिलित हैं। होमो जो है स्त्री भी है और होमो पुरुष भी है। ठीक है? इसकी 3 प्रजातियां इंपॉर्टेंट हैं जिनके नाम आपको याद कर लेने हैं। एक है होमो हैबिलिस, एक है होमो इरेक्टस और होमो सैम्पियस। तो इस तरह से देखने में ये आते हैं, तो जिसकी बात हम आगे करने वाले हैं। होमो हैबिलिस सबसे पहले पढ़ लेते हैं। ये जो है होमो हैबिलिस था, इनका जो मस्तिष्क था वो बड़ा था और ऑस्ट्रेलोपिथेकस की अपेक्षा ये अधिक समझदार थे। बड़ा दिमाग था, बड़े समझदार थे। ऑस्ट्रेलोपिथेकस की तुलना में ये ज़्यादा अच्छे समझदार थे। ये जो अपने हाथों का जो प्रयोग था वो दक्षतापूर्वक कर सकते थे। और ये दक्षतापूर्वक का मतलब क्या है? ये औजार बना सकते थे। इसका मतलब औजार बनाने वालों के नाम से भी इसे जो है पुकारा जाता है। और शिकार करते समय इन्हें आपसी सहयोग की आवश्यकता होती थी जिससे भाषा का संभवतः विकास हुआ। तो होमो हैबिलिस से यह मान सकते हैं कि एक तरह से भाषा का विकास आरंभ हो गया था, क्योंकि अब वो बड़े जानवरों को मारना जो है वो सीख रहा था। और बड़े जानवरों को मारने का मतलब है कि अब जो है
अब आपको समूह में जाना, अकेला जो है वो शिकार नहीं कर पाएगा, इसलिए समूह में जाना पड़ेगा। तो समूह में जाएगा तो एक दूसरे को बताने के लिए कुछ जो है साउंड्स तो करना पड़ेगा, तो साउंड से ही वो भाषा का प्रारंभ जो है वो माना जाता है। तो इस प्रकार से आया होमो हैबिलिस के बारे में। इसकी उत्पत्ति हुई थी 22 लाख वर्ष पूर्व से लेकर 18 लाख वर्ष पूर्व के बीच का जो मानव था उसको कहा गया होमो हैबिलिस। ठीक है, फिर दूसरा जो मानव था वो था होमो इरेक्टस। ये 18 लाख वर्ष पूर्व का बाद का जो मानव था, और कहाँ कहाँ पैदा हुआ ये लिखा है, तुर्काना और पश्चिमी तुर्काना और केन्या में इसका जो जन्म माना जाता है। इसके वहाँ पर जीवांश प्राप्त हुए हैं, कुबीफोरा से प्राप्त हुए हैं। तो 18 लाख वर्ष पूर्व का जो मानव था वो कैसा था, उसका दिमाग जो है वो पहले से ज़्यादा बड़ा था और इसलिए वो अधिक समझदार था, मतलब होमो हैबिलिस से ज़्यादा समझदार था। और इसके अलावा ये जो है अधिक विकसित औजारों का निर्माण जो है वो पहले से कर सकता था, मतलब होमो हैबिलिस से ज़्यादा अच्छे औजार इसने बनाना सीख लिए थे। क्लियर हो गया योगा होमो इरेक्टस के बारे में। फिर उन्होंने इसके और भी कि भाषा को और अधिक विकास कर लिया था। जैसे समय बीतता चला गया, लाखों वर्ष पूर्व के पश्चात जो है होमो इरेक्टस आया, और होमो इरेक्टस ने भाषा का और भी जो है ये वैसा ही है कि हमने छोटा सा घर बनाया, हमारे पूर्वज ने थोड़ा सा और बड़ा किया, हमने और बड़ा किया और बड़ा किया, तो ऐसे ही भाषाओं का विकास भी जो है वो धीरे धीरे आगे बढ़ता चला गया। और इस मानव को एक और खूबी थी कि ये सीधा खड़े होकर चल सकता था, पूरी तरह से कुबड़ नहीं था। अब ये थोड़ा सा सीधा खड़े होकर चल सकता था, और इसे आग की भी जानकारी प्राप्त हो गई थी। सोचिए जरा, आग की जानकारी से कितने क्रांतिकारी परिवर्तन आए होंगे। तो ये जानकारी से प्राप्त थी, और ये जो मानव था माना जाता कि 2 लाख वर्ष पूर्व ये लोप हो गया था किसी जलवायु परिवर्तन के कारण, किसी घटना के कारण। ठीक है, तो ये हो गया हमारा होमो इरेक्टस। अब कहते हैं होमो सैम्पियस की बात, जो आधुनिक मानव इसे कहा जाता है। याद रखना, इसको आधुनिक मानव कहा जाता है। तो इसका उद्भव कब हुआ? 1.95 लाख वर्ष से लेकर 1.60 लाख वर्ष पूर्व का जो मानव था उसे कहा गया होमो सैम्पियस। और इस के प्राचीन जीवांश हम अफ्रीका के केबिस इथोपिया में पड़ता है, और दक्षिणी अफ्रीका के बॉर्डर गुफा, क्लासेस नदी का मुहाना और डी कल्डर से ये प्राप्त हुए हैं। किसके? होमो सैम्पियस के। और ये जो मानव था, इसका मस्तिष्क जो सभी अब तक के जो मानव थे उनसे बड़ा था, और इसलिए बड़ा समझदार था, सभी मानव में सबसे समझदार था। तो उसने गुफाओं को अपना निवास स्थान जो बनाना, गुफाओं से निकलकर अब ये झोंपड़ों में आ गया था। गुफाओं से निकलकर अब झोंपड़ों में स्थायी तौर पर ये रहने लगा था। इसका मतलब है इसने कृषि करना जो है वो सीख लिया था, और कृषि के साथ साथ आने वाले समय के लिए भंडारण, अनाज कितना इंपॉर्टेंट होता है बुरे दिनों के लिए, उसका भंडारण करना भी उसने सीख लिया है। इसके अलावा देखिए उसके जो हथियार थे वो उत्तम कोटि के थे, पहले से भी ज़्यादा अच्छे थे, और सुई का आविष्कार भी कर लिया गया था। अपने वस्त्रों को सिलने का कार्य भी ये किया जाता था। ठीक है, तो इसे समझदार मानव के नाम से जाना जाता था, होमो सैम्पियस। क्लियर हो गया? ये हुआ सारा मानव का विकास हमने पढ़ा अब तक। क्लियर हो गया जी? अब बात करते हैं प्रारंभिक समाज। हम दोहराई कर रहे हैं इसलिए मैं जल्दी फास्ट, ताकि आपको सिर्फ रिवीजन हो जाए, बात समझ आए, आपके दिमाग तक पहुंच जाए, ये इंपॉर्टेंट है। प्रारंभिक समाज कैसा था? हम उस प्रारंभिक समाज की बात करें जब आदमी जो है आदि मानव था ना, तो उस समय उसके भोजन प्राप्त करने के तरीके क्या थे, या निवास स्थान के क्या थे। पहले हम बात करें यहाँ पर भोजन प्राप्त करने के तरीकों की बात कर लेते हैं। पहला जो तरीका था वो था संग्रहण। नाम से ही पता लग जाता है, संग्रहण का मतलब इकट्ठे करना, जैसे कि यहाँ पर कोई चीज़ इकट्ठी की जा रही है ना, है ना। तो ये जो संग्रहण होता था, ये इसका मतलब होता है स्त्रियां और जो बच्चे होते थे वो जंगल में जाते थे, क्योंकि जंगल के साथ ही रहने वाले व्यक्ति थे, जंगल के बीच में रहने वाले थे, या तालाबों के नज़दीक रहने वाले थे जहाँ पर पानी इनको मिल जाए। तो यहाँ से वो क्या करते थे, कंदमूल पेड़ पौधों से जो भी फ्रूट मिल जाए या जो जड़ जो है खाने के काबिल हो, उन चीज़ों को ये इकट्ठा करते थे और उससे अपना भोजन प्राप्त करते थे, और उसको कहा जाता था संग्रहण। क्लियर हो गया? उसको कहा जाता था संग्रहण। ठीक है जी। और पुरुष संग्रहण का कार्य नहीं करते थे, मैंने कहा स्त्रियां और बच्चे। और पुरुष क्या करते थे? वो शिकार करते। अब दूसरी बात आता है अपमार्जन। दूसरी तरह का जो भोजन था प्राप्त करने का तरीका वो था अपमार्जन। स्कैवेंजिंग क्या होता है कि आदिकालीन जो मानव होता था वो जैसे कि कोई बड़ा जानवर है, उसने किसी को, क्योंकि बड़े हिंसक जानवर होते थे जंगल में, तो वो क्या करता था, वो भी अपने पेट के लिए जो है दूसरे जानवरों को खा लेता था। लेकिन कई बार वो पूरा जानवर नहीं खा पाया, उसको छोड़ देता था अधूरा। तो उस छोड़े हुए जो लाश बची है, उस लाश से मांस को प्राप्त करना, उस लाश से मांस प्राप्त करना, मीट प्राप्त करना,
उसे या मजा प्राप्त करना, हड्डियों के बीच में जो मैरो होता है उसे प्राप्त करना, इसको कहा जाता था अपमार्जन। क्लियर होगा? उसके कहा जाता है स्कैवेंजिंग। शिकार नहीं किया, शिकार किसी ने और ने किया, वहां से जो उसने त्याग दिया उस वस्तु को, उस जानवर को, उससे अपने लिए भोजन जो है प्राप्त करना, उसके कहा गया अपमार्जन। क्लियर हो गया जी? तो कई बार जो है वो क्वेश्चन आता है कि अपमार्जन से क्या अभिप्राय है 2 नंबर के, तो इस तरह से आपने आंसर देना। शिकार आपको अच्छी तरह से जानते हैं कि जो आदमी होते थे, जो पुरुष होते थे, वो शिकार करते थे, और शिकार जो है अकेले भी होता, छोटे जानवरों का अकेला कर लेते थे, जबकि बड़े जानवरों का जो शिकार था वो कैसे करते थे? इकट्ठे मिलकर समूह में जाकर करते थे, जिसमें बड़े जानवर कौन से हुए भी? जैसे कि जंगली घोड़े हो गए, भैंसे हो गए, बाइसन हो गया, गेंडे हो गए, रीछ होगा, और विशाल का जानवर सबसे विशाल जो होता था वो हाथी की तरह देखना, हाथी नहीं बोलते उसको, मैमथ कहा जाता था। बड़े बड़े उसके जो दांत हुआ करते थे मैमथ, तो उसको भी मारना इन्होंने सीख लिया था समूह में, और इन्होंने कुत्तों का इस्तेमाल करना आरंभ कर दिया था अपने शिकार में। तो ये शिकार क्लियर हो गया। और चौथा जो आता है वो है मछली पकड़ना, जिसके बारे में ज़्यादा नहीं कहूँगा। मछली पकड़ना, तालाबों में जाकर ये जो है मछलियों को पकड़ते हैं, और मछली को पकड़ने के लिए कांटों का भी इस्तेमाल करते थे और तीर का भी ये इस्तेमाल करते थे। ठीक है, तो इस प्रकार से मछलियां पकड़ना, ये हो गया इनके भोजन प्राप्त करने के 4 तरीके। अब एक इंपॉर्टेंट आता है कि आदि मानव का निवास स्थान क्या क्या रहा, कहाँ कहाँ वो रहना उसने सीखा था। तो जैसे कि अल्टामिरा की एक गुफा है जहाँ पर इतने संजीव चित्र जो है वो ऐसा लगता है जैसे अभी अभी किसी ने बनाया हो, तो इससे उनकी चित्रकारी के बारे में भी पता चलता है, और पता लगता है कि इसके अलावा उनके जो जानवर थे, पालतू जानवर थे या दूसरे जानवर थे जिनका वो शिकार करते थे, उनके जीवन में कितने इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है आदमी उनकी ही चित्रकारी जो है वो करता है। अब बात कर लेते हैं कि कौन सी जगह जो है सबसे पहले निवास स्थान उन्होंने बनाया, वो था पेड़। जैसे पहले क्योंकि बंदर की तरह था, तो बंदर की तरह उसने पेड़ों को चुना। पेड़ इसलिए चुने क्योंकि पेड़ों के ऊपर क्या रह सकता था, वो पेड़ों के ऊपर सुरक्षित रह सकता था। जो बड़े हिंसक जानवर थे वो नीचे जमीन पर चलने वाले होते थे, इसलिए उनसे बचने के लिए वो पेड़ों को उसने अपना निवास स्थान बनाया। क्योंकि दूसरा और कारण क्या था कि पेड़ों पर जो है कंदमूल या पक्षी या फल, छोटे छोटे चीज़ें जो है मिल जाती थी, जिससे वो अपना गुजारा करता था बंदरों की तरह, इसलिए उसने पेड़ सबसे पहले। दूसरा फिर गुफाएं उसने जो है चुनी, क्योंकि उसने देखा जो है गुफा जो है कम से कम आपको पीछे से प्रोटेक्ट तो करती है। रात के वक्त पेड़ से गिरा भी जा सकता है, असंतुलित भी हो सकता है, लेकिन अब गुफाएं क्या थी और सुरक्षित हो गई थी। और दूसरा क्या था, गुफाओं में पानी भी मिलता था, तो पानी भी मिलेगा और सामने से प्रोडक्शन भी हो सकती थी, क्योंकि तब तक उन्होंने जो है वो आग का पता लग गया था, तो आग से सामने वो आग जलाते थे गुफा के, और इस प्रकार से अपनी प्रोटेक्शन वो कर सकते थे। तो इसलिए वो दूसरे नंबर की जो उनका निवास स्थान बना वो बनी गुफाएं। ठीक है, इसका लेजरट गुफा जो है वो फ्रांस की वो इसका उदाहरण है। क्लियर है, इसका आकार भी मैंने दिया था। फिर उसके बाद तीसरा जो निवास स्थान रहा वो झोंपड़ी। अब धीरे धीरे क्या किया, उन्होंने कृषि करना भी लगभग 1.25 लाख वर्ष पूर्व उन्होंने झोंपड़ियों का निर्माण करना शुरू किया था। झोंपड़े कैसे, जैसे कि इस तरह का जो बड़े बड़े जो है वो टहनियाँ होती थी या जो एक तरह की झाड़ियाँ होती थी, उनको पत्थरों के साथ टिकाकर जो है इस प्रकार की झोंपड़ियाँ जो का निर्माण जो वो किया करते थे। प्रारंभ इस तरह से हुआ और फिर आस्ते आस्ते करके उन्होंने जो है झोंपड़ी से थोड़ा सा घर की तरफ वो निकले। तो टेरा अमाटा नामक एक दक्षिणी फ्रांस में ही टेरा अमाटा नामक इस तरह के साक्ष्य वहाँ पर जो मिले हैं। तो ये आपको लिखना पड़ेगा, ये नाम इंपॉर्टेंट है, इसी से आपको नंबर, ये संख्या आपको लिखना पड़ेगी, इसी से आपके नंबर आएंगे। तो भाई ये हुआ झोंपड़िया। और चौथा जो था वो था अग्नि का आविष्कार। भाई यहाँ पर इसलिए भी उन्होंने निवास स्थान बनाया झोंपड़िया, क्योंकि अब उन्होंने फसल उगाना सीख लिया, कृषि करना वो सीख गए थे। तो इसलिए उस फसल को बचाने के लिए, जानवरों से बचाने के लिए अब उन्होंने उन खेतों के नज़दीक ही अपने घर बनाए, झोंपड़ियाँ बसाई, ताकि उनको बचाया जा सके। ठीक है, तो इसलिए झोंपड़िया उनका तीसरा निवास स्थान बना। अग्नि की भी बात कर लेंगे, क्योंकि अग्नि के कारण ही उनका जो क्रांतिकारी परिवर्तन था, किस तरह से जो भोजन जो वो कच्चा खाते थे अब वो पका कर खाने लगे। अब भोजन को से वो जो है आग से अब क्या वो अपने जो मिट्टी के बर्तन थे उनको पकाने लगे और उसको पक्के करने लगे। तो बहुत सारी चीज़ें, ये बहुत सारे काम, यदि अगर जो है ये कह रहा है कि पत्थर के औजारों के साथ साथ आग में पकाई गई जो चिकनी मिट्टी और जली हुई हड्डियों के अंश प्राप्त हुए हैं, उससे प्राप्त होता है कि 14 लाख वर्ष पूर्व के हैं। तो पता लगता है कि ये अग्नि का आविष्कार भी वो उनके जीवन में था। उनको मालूम था कि अग्नि भी कोई चीज़, और इससे वो अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ें अग्नि के द्वारा जो है वो अपने जीवन को उन्होंने सुधारा। तो ये है अग्नि के बारे में। अब बात कर लेते हैं हादसा की, जो अंतिम हमारा रहेगा।
हादसा क्या अलग है? देखिए, हादसा कई बार आता है आपको करने के लिए। हादसा जनसमूह एक लघु जनसमूह है। लोगों का जो समूह है, जो इकट्ठे मिलकर रहते हैं, उस समूह का नाम हादसा है। और ये अफ्रीका में पड़ती है लेक इयासी। तो लेक इयासी के इर्द गिर्द ये रहते हैं। ये लेक इयासी का ही फोटो है, इसके इर्द गिर्द ये रहते हैं। और क्योंकि मैंने कहा ना, पानी इनके लिए इंपॉर्टेंट है, जंगल इनके लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए वहीं से ये खुराक जो हासिल। पूर्वी हादसा का क्षेत्र जो सूखा और चट्टानी है, और यहाँ सवाना, घास, कांटेदार झाड़ियाँ और एकासिया नामक जो पेड़ बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। हादसा लोग केवल हाथी को छोड़कर अन्य सभी जानवरों का शिकार करते हैं और उनका मांस भी खाते हैं। लेकिन याद रखना, ये जरूरी बात है कि उनके जीवन में अधिक जो मांस वो सबसे खाते हैं, लेकिन इस बात का जरूर ख्याल रखते हैं कि उनका जो शिकार है वो बचा रहे, भविष्य के लिए जो है वो खतरा पैदा ना हो, इतना ज़्यादा शिकार ना हो जाए। तो ये अपने जीवन का 80% जो जंगली साग सब्जियों से प्राप्त करते हैं, केवल 20% जो भोजन जो है मांस खाते हैं। मतलब 80% अगर ये मांस कर दे और 20% जो है वो दूसरा भोजन कर दे, तो खत्म हो जाएगा इनका जो है वो जानवर। तो इसलिए उस चीज़ का भी ख्याल रखता है। तो नेचर के साथ, प्रकृति के साथ ये समझ बिठाना, ये इन हादसा लोगों में है। हादसा लोग जमीन और उनके संसाधनों पर कभी दावा नहीं करते हैं। याद कीजिए, हम लोग जहाँ भी जाते हैं अपने बाड़ लगा देते हैं और उस जमीन को अपना नाम दे देते हैं, पवन कुमार की जमीन। इन्होंने कभी भी उस जमीन को अपना नहीं कहा। उन्होंने सभी समूह का, सभी का अधिकार उसके ऊपर माना। क्लियर है? क्योंकि वो ईश्वर में विश्वास करने वाले लोग हैं और वो मानते हैं कि ईश्वर ने आपको दिया है तो ये सबको दिया है, मुझे अकेले नहीं दिया। तो हादसा लोगों से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपने मुझे बड़े ध्यान से आज सुना, और मैं हमेशा कहूँगा कि बच्चों को और बड़ों को खासतौर पर कि फूल बनकर जियो, फूल बनकर जियो। फूल सुबह खिलता है और आपको भी खिलाता है, कभी उसको तोड़ो मत। ये मेरी रिक्वेस्ट रहेगी। आपने ध्यान से सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।